students, my name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फिज़िकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है अभी। तो मेरी आपसे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील है कि अपने बीइंग अ स्टूडेंट, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ा बुरा वक्त गुजर रहा है, लेकिन बीइंग एन एफएससी स्टूडेंट ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आने जाने में, और फिर वो जब आप आते हैं पढ़ने के लिए, अगर आप आते हैं तो आपको बड़ी जल्दी उठना है, प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप घर पे रुकते हैं तो ओबियसली घर जाते हैं वापस तो आप थके हुए हैं, आपको उसके लिए भी रेस्ट करना है। तो इट मीन्स कि वो जो आने जाने का टाइम था वो ज़रा आपकी बचत होगी। तो आपने बेटा अपना वो सारे का सारा टाइम कोशिश करें अपनी स्टडीज़ में यूटिलाइज़ कीजिए, आपको उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसे इस लिहाज से गोल्डन टाइम आप समझिए। बाकी जो मैं डेली बोर्ड पे लिखता हूँ, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। आपके अपने बनाए हुए नोट्स वर्ल्ड बेस्ट नोट्स होंगे। बाकी साइड हेल्प के लिए, साइड इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूनिक नोट्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। यूनिक नोट्स में बेटे आपको क्वेश्चन के बारे में बताया गया, टॉपिक जो आप देखेंगे उसमें टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से साल में ये क्वेश्चंस पूछे गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिक नोट्स में बता दी जाएगी, ठीक है। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा दूँ आपको। हमने KMT पढ़ी थी, ठीक है, और उसके बाद KMT से यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने गैस लॉज को डिड्यूस किया था, जिसमें सबसे पहले बॉयल्स लॉ को डिड्यूस किया। और जब मैं अपना लेक्चर रिवाइज कर रहा हूँ, कोशिश करें अपने रजिस्टर सामने रखें, मुझे सुने, अपना लेक्चर नोट सामने रखें और उसको टैली करें कि सर ने यही बताया था, कुछ नया तो नहीं बता रहे आज। अगर कुछ नया बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली इट्स आपके लिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। खैर, बॉयल्स लॉ सबसे पहले हमने डिड्यूस किया था। बॉयल्स लॉ के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा जी KMT का 8th पास्टुलेट हमने यूज़ किया कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला देखा जाए तो 1/2 mc², ये एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए देखें तो 1/2 mnc², ये प्रोपोर्शनल हो गया था टेम्परेचर के। हमने इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो 1/2 mnc² इक्वल टू KT हो गया था, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या किया, हमने KMT की इक्वेशन की तरफ चले गए, काइनेटिक इक्वेशन की तरफ। हमने बताया कि काइनेटिक इक्वेशन PV = 1/3 mnc² है। अब हमने इस इक्वेशन के जो 1/3 mnc² वाला साइड थी उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, रीअरेंज किया। तो हमने काइनेटिक इक्वेशन और उसको काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन दोनों को मिला के हमने एक फाइनल इक्वेशन बनाई, और वहाँ से हमने बॉयल्स लॉ जो था वो डिड्यूस कर दिया। चार्ल्स लॉ के लिए हमने बात स्टार्ट की। हमने बॉयल्स लॉ से ही PV = 2/3 जो था वो KT वाली इक्वेशन ली, और यहाँ से हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया और चार्ल्स लॉ जो था वो डिड्यूस कर दिया। पहली बार जो K आ रहा था उसे आपने सिंपल K कह दिया। बॉयल्स लॉ का फाइनल K जो आया था कांस्टेंट, उसे आपने K प्राइम कह दिया। चार्ल्स लॉ में जो आपके पास K आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, उसे आपने K डबल प्राइम कह दिया, ताकि ज़रा डिफरेंस आता रहे कि वो K पहले वाला था, बॉयल्स लॉ वाला K प्राइम के साथ है, चार्ल्स लॉ वाला कांस्टेंट डबल प्राइम के साथ है, ठीक है। ये सारी बातें। फाइनली हमने एवोगैड्रोस लॉ देखा। एवोगैड्रोस लॉ में मैंने आपसे कहा कि पहले तो आपको एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। उसके लिए वर्ड दिया था E1, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने कहा जी लेट्स से आपके पास दो गैसेज हैं, एक गैस 1 है, एक गैस 2 है। गैस 1 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का मास m1 है, गैस 2 के लिए m2 है। गैस 1 के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी c1 है, गैस 2 के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी c2 है। गैस 1 के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n1 थे, गैस 2 के लिए n2 थे। प्रेशर वॉल्यूम आपने कांस्टेंट किया था, सेम किया था। आपने दोनों के लिए काइनेटिक इक्वेशन बनाई और काइनेटिक इक्वेशन को आपने फिर कंबाइन किया और आपके पास जो फॉर्म आ रही थी m1 n1 c1² इक्वल टू m2 n2 c2²। फिर आपने काइनेटिक इक्वेशन की तरफ आए
कि अगर टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो m1c1 स्क्वायर बार और m2c2 स्क्वायर बार के उसके बाद हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया और आपके पास n1 इक्वल टू n2, यानी कि गैस 1 के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे गैस 2 के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम था, इक्वल था, कांस्टेंट था, तो इसलिए इनके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या थे, इक्वल थे। आज बेटे हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ना डिफ्यूजन, इसे हम डिड्यूस करेंगे फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन से। तो स्टेटमेंट हेडिंग लिखते हैं जी यहाँ पे, ग्राहम्स लॉ है, इसे आप डिड्यूस करने जा रहे हैं फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। इजी है बेटे, मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट फोकस करना है, ठीक है, और चीज़ें आसान है सारी। तो स्टार्ट करते हैं जी। वी नो बाय काइनेटिक इक्वेशन या फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन आपसे क्या कहती है? काइनेटिक इक्वेशन कहती है कि PV इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PV इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वेयर बार। मैं बड़ा स्लोली चल रहा हूँ ताकि जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ साथ चलते रहें, ठीक है। अच्छा जी, अब वो ये कहते हैं कि ये तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे n है। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं क्या कर दूँ, 1 मोल कर दूँ या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर दूँ तो क्या होगा? यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मैस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, C स्क्वायर बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। अब मैं कहता हूं जी कि इफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो n है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा Na के, और यहाँ पे Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने इक्वेशन A में, ये जो इक्वेशन A थी, आपने इक्वेशन A में ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुटिंग इन इक्वेशन A, कि इक्वेशन A में अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी PV इक्वल टू 1/3 m, n की जगह आपने क्या लिख देना है, Na, और C स्क्वेयर बार। PV इक्वल टू 1/3 mNa C स्क्वेयर बार। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन B का नाम दे दीजिए, ज़रूरी नहीं आप AB ही नाम देंगे, आप अगर 1 2 नाम देना चाहें आप वो भी नाम दे सकते हैं। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन B का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन में एक फैक्टर आ रहा है, दैट इज mNa। अब हम इसके लिए डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, mNa को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, ठीक है। इसको सीखने के लिए बेटे वो कहते हैं जी कि हमें पता है कि m किसके इक्वल है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि मैस किसके इक्वल होता है बेटे, हम m से शो करते हैं। ज़रा बात को समझ लीजिएगा, बात तो मैं बड़ी आसान लिख रहा हूँ लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट है। m लिखते हैं जी हम मैस को, और अगर मैं 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो ये जो 1 मोल का मैस है, मैं इसे मोलर मैस कह सकता हूँ। अब मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि मोलर मैस इक्वल टू दिस। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं जी बात को लेकर। मोलर मैस को हम कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं, और हमें पता है कि मैस और 1 मोल को आप Na यानी कि वो गैद्रोज नंबर भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो हम करने क्या जा रहे हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन में M इंटू Na था, आपने इक्वेशन में M इंटू Na की जगह कैपिटल M पुट कर देना, यानी कि मोलर मैस पुट कर देना। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहां पे कि पुटिंग इन इक्वेशन बी, आपने इक्वेशन बी में पुट कर देना है, क्या पुट कर देना है जी, कि M इक्वल टू MNA। मैंने इस बात पे थोड़ी सी डिस्कशन इसलिए की क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि सर हमें तो ये पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू M बाय कैपिटल M। ठीक है, तो अगर इसको इस तरफ ले आए तो ये तो बन जाएगा N इंटू M इक्वल टू M, या अगर आप कैपिटल M के लिए देखना चाह रहे हैं तो ये बन जाएगा जी आपके पास कैपिटल M इक्वल टू M बाय स्मॉल n। फार्मूला तो ये बनता है, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो बेटा ये मोलर मैस है 1 मोल के लिए, ये नंबर ऑफ मोल 10, 15 कुछ भी हो सकते हैं। अगर 1 मोल के लिए मोलर मैस देखें तो उसके लिए आप ये इक्वेशन बनाइए और वहां से आप इजीली कैपिटल M तक पहुंच जाएंगे। खैर, मैं अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलता हूं जी। हमने क्या करना है, अब इस वैल्यू को इक्वेशन बी में पुट कर देना है। तो इक्वेशन बी में जब हम पुट करेंगे इसे, तो ये बन जाएगा जी आपके पास PV इक्वल टू 1/3 और MNA की जगह पुट करेंगे जी कैपिटल M और C² बार। यहां तक बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, और M मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे डिवाइड होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 3PV बाय कैपिटल M, ये सारा इक्वल हो जाएगा जी किसके, C² बार के, C² बार के। मैं यहां से एक लाइन लगा रहा हूं आपको थोड़ा सा बताने के लिए, जो आपने काइनेटिक KMT में आपने पढ़ा था थोड़ा सा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला। मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला बताने आ रहा हूं, तो बेटा जरा साथ साथ रहिएगा, देखते रहिएगा जरा। अगर आप इस तरफ आए तो यहाँ पे आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला मिलेगा। मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे CRMS। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है लेकिन मैं इसे पिछले टॉपिक से रिलेट करने जा रहा हूँ। अगर आपको याद होगा तो KMT के पॉस्टुलेट्स पढ़े थे हमने, उसके बाद हमने काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की थी, लास्ट में हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था, और मैंने आपसे कहा था ये आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे। तो वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ पहले। ठीक है, ये C² बार है। अब मुझे पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है। अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं तो फॉर 1 मोल n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि PV इक्वल टू RT। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि C² बार इक्वल टू 3RT बाय कैपिटल M, और आप अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी, और ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3RT बाय कैपिटल M। अगर आपको याद हो, मैंने जब KMT के पॉस्टुलेट्स पढ़ाए थे, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आगे जाके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला 3RT बाय कैपिटल M के इक्वल प्रूफ कर दूंगा। ये उसका प्रूफ था, थोड़ा सा टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा। आगे चलते हैं जी, मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो C² बार इक्वल टू 3PV बाय कैपिटल M, ये मोलर मैस है। 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है,
अब न्यूमिनेटर जो है ये थर्ड डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होता है। इसको समझने के लिए बेटा मैं बल्कि साइड पे लिख भी दूंगा, पहले जरा मैं इसे लिख दूं अरेंज करके। सी स्क्वेयर बार इक्वल होगा 3p डिवाइडेड बाय कैपिटल M बाय V। ये मैंने किस तरह लिखा बेटा, जरा गौर से देखिएगा। मैं यहां साइड पे इसे प्रूफ कर रहा हूं। देखिए अगर आपके पास लिखा है ए बी बाय सी, ऊपर ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। अगर मैं इसे फर्स्ट न्यूमिनेटर को फर्स्ट कह दूं, इसको सेकंड कह दूं, तो ये मल्टीप्लाइंग वैल्यू जो है ये वाली या दूसरी वाली, ये थर्ड के साथ डिवाइड भी हो सकती है। यानी मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि ए मेन बटा लिख दिया मैंने, उसके बाद सी और डिवाइडेड बाय बी। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, और ये पहला वाला अगर मैं बड़ी सिंपल और सादी उर्दू में बात करूं तो पहला बटा हमेशा तीसरे बटे पे आके जो है वो डिवाइड होता है। तो वी एम के नीचे आगे डिवाइड हुआ, तो मैंने इसे लिख दिया जी 3p बाय एम बाय वी। अब मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि मुझे पता है क्या कि सी स्क्वेयर बार इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय डी। ये मैंने किस तरह लिखा, बिकॉज आई नो कि डेंसिटी इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो मेरे पास ये मैस बाय वॉल्यूम मौजूद था, मैंने इसकी जगह क्या किया, डेंसिटी लिख दिया। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां पे हमने क्या किया जी, मैस बाय वॉल्यूम की जगह हमने क्या किया, डेंसिटी की वैल्यू पुट की। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी, हमने बात करनी है जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये बन जाएगा जी सी स्क्वायर बार स्क्वायर रूट, और ये इक्वल हो जाएगा जी स्क्वायर रूट 3p बाय डी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने करना क्या है, मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं जी यहां से, जरा एक मिनट। नेक्स्ट आपने बताना है कि एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा बेटा ये सी स्क्वायर बार स्क्वायर रूट जो मैं लिख रहा हूं, इसे आप सी आर एम एस भी कह सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि सी आर एम एस क्या है और ये क्या है, फर्क क्या, दोनों में एक ही चीज के दो नाम है। इसका मतलब भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और इसका मतलब भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to rate of diffusion, के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी स्क्वायर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अब आपने करना क्या है, ये जो रिलेशन है आपने इस रिलेशन को इक्वेशन सी में पुट कर देना है। और इक्वेशन सी कहाँ है जी, इट इज द इक्वेशन सी। आपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये बन जाएगा जी, मैं नेक्स्ट लिख देता हूं जी कि पुटिंग इन इक्वेशन सी। अगर आप इसे इक्वेशन सी में पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, R इज इक्वल टू 3p बाय डी और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये इस बात पे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा सुन लें। अगर दो वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आप इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं।
सी स्क्वेयर बार मैंने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, तो मैंने इस इक्वेशन में सी स्क्वेयर बार रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी की जगह आर लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी कि प्रेशर कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, इक्वालिटी का साइन भी है, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू, ऊपर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी 3 भी, तो मैं लिख सकता हूं कि स्क्वायर रूट कांस्टेंट बाय डी, या मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि इक्वल का साइन है, कांस्टेंट भी है, दोनों को रिप्लेस करके आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिख सकते हैं, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके पास किसके जी, 1 ओवर स्क्वायर रूट डी के। तो यही आपके पास ग्राम्स लॉ की स्टेटमेंट थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विच इज ग्राम्स लॉ। विच इज ग्राम्स लॉ। लें जी, ये आपके पास ग्राम्स लॉ था जिससे हमने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस के थ्रू क्या किया जी, हमने प्रूफ कर दिया, डिड्यूस कर दिया। हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि लेट से हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन थी पी वी इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। हमने क्या किया, हमने कहा जी कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होंगे तो n को आप कैप एन ए लिखेंगे, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर लिख देंगे आप। फिर हमने m और n a को कैपिटल M के इक्वल प्रूफ किया और उसके बाद हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी और इक्वेशन को रीअरेंज करते गए तो हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर रूट लिया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बनाई और उसके बाद हमने बताया कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। तो आपने इस इक्वेशन में r लिख दिया और r लिखने के बाद प्रेशर को कांस्टेंट किया तो आपके पास ये फाइनल फॉर्म आई विच इज ग्राम्स लॉ, ठीक है। अब बेटा ये इजी टॉपिक था, मुश्किल नहीं था, मैं बहुत ही स्लोली चला हूँ इस टॉपिक में क्योंकि एक बार मैं यही टॉपिक डिस्कस कर रहा था क्लास में, तो मेडिकल क्लास थी तो मैं इंजीनियरिंग क्लास की तरह ज़रा जल्दी जल्दी गुजर गया। तो बच्चों ने फिर कहा जी सर मैथ हमारा वीक है तो आपको ज़रा थोड़ा सा इसे मज़ीद इलस्ट्रेट करें। तो मैंने बच्चों को ज़रा मज़ीद जो था वो डिस्कस करके बताया। तो मैं चाह रहा था कि सारे ही बच्चे इसे अच्छी तरह देख लें, तो ज़रा स्लोली लेकर चला, ठीक है जी। तो बेटा अब ग्राम्स लॉ से रिलेटेड एक MCQ कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें और हम कंप्लीट कर पाएँ। तो एक MCQ देख लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और वेस्ट भी ना हो। तो बेटे मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँगा या मैं ऑप्शंस लिखूँगा और आपसे जो है वो आंसर पूछूंगा उनके, आपने बताना होगा, उसकी सोचिएगा साथ साथ और आंसर बताइएगा। एक आंसर मैं बता दूंगा फिर उसके अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट जो है वो आंसर बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑप्शंस लिख लेते हैं। मेरे पास ए ऑप्शन है हाइड्रोजन H2 गैस, मेरे पास बी ऑप्शन है ऑक्सीजन लिख लेते हैं हम, मेरे पास सी ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस और मेरे पास डी ऑप्शन है लेट्स से हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि विच गैस विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन एट सेम टेम्परेचर। ये 3-4 गैसेस मैंने लिख दी, मैं उर्दू में समझा देता हूँ आपको कि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए। आपने बताना है कि किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन है हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन
फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका मैस ज़्यादा होगा। इसका मतलब जिस गैस का मैस ज़्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। बिल्कुल ठीक, उसी तरह से अपने आंसर देखेंगे, लेकिन अब ज़रा अपनी ज़रा देसी तरीके में सीख लें इसे कि होगा क्या। देखें वही वाली बात कि अगर दो लोगों में रेस लगवा दी जाए, एक ज़रा मेरे जैसा ज़रा मोटा ताज़ा बंदा है, दूसरा ज़रा स्मार्ट सा है, दोनों में एक रेस लगवा दी जाए, जाएं जी वो सामने दीवार को हाथ लगा के वापस आएँ, तो ऑब्वियसली जो स्मार्ट वन जो है वो बड़ी जल्दी वापस आ जाएगा एज कम्पेयर टू मी, बिकॉज आई एम अ बल्की पर्सन। तो आपने यहाँ से देखना है कि वो गैस जिसका मैस ज़्यादा होगा उस गैस के लिए मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि उसके मूव करने की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैस ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम है। तो मैं इसको कॉन्सेप्ट को इस तरह भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब इस लिहाज से अपना आंसर देखें। आप सबसे पहले इनके मैसेज देख लें। हाइड्रोजन का अगर मैं मैस देखूं तो लेट से 2, वैसे तो 2.016, लेकिन मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन 16 और 16 32, नाइट्रोजन 14 और 14 28, हीलियम 4। अब आप देखें सबसे ज्यादा मैस किसका है, ऑक्सीजन का। इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज़रा मोटा बंदा है, आहिस्ता चलेगा, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप सबसे जो आपने हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन देखना है, तो जो गैस सबसे ज़्यादा स्मार्टर है, जिसका वेट जो लाइटर गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। और अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये मान लिया जाए कि राइट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि ये जो गैसेस लिख दी आपने, इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऑर्डर लिखने हैं, तो आप किस तरह लिखेंगे, आपने नंबरिंग कर लेनी है। देखें सबसे कम मैस उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सी गैस आएगी, ये वाली गैस आ जाएगी। तीसरे नंबर पे ये वाली गैस आ जाएगी और फोर्थ नंबर पे ये गैस होगी। तो इसका मतलब अगर आपने ऑर्डर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बारी आ जाएगी जी हीलियम की, हीलियम के बाद आपके पास बारी आ जाएगी जी किसकी, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन के बाद आपके पास बारी आ जाएगी ऑक्सीजन की। ये है ऑर्डर मैंने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इस तरह आप जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन बता सकते हैं। तो बेटे ये थोड़ा सा मैंने आपको काम करवाया ग्राम्स लॉ से रिलेटेड, आप बड़ा इजीली। चलें एक और एमसीक्यू देखते हैं। मैं यहाँ पे चलो यही मेरे पास ऑप्शन हैं और एक और ऑप्शन यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ऑप्शन डी को मिटा के हम लिख लेते हैं कि ऑल विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि एट सेम टेम्परेचर, के सेम टेम्परेचर पे किस गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। विच गैस विल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। के टेम्परेचर सेम है, आप वॉल्यूम भी कह दें सेम है जी, सेम टेम्परेचर वॉल्यूम पे किस गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर आपको याद हो KMT का आपने पोस्टुलेट नंबर 8 देखा, मैंने आपको बार बार बताया कि इम्पोर्टेंट है और एक ही लाइन में उसका आंसर भी मिल जाता है कि अगर
गैसेस का टेम्परेचर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। अगर वॉल्यूम आपने सेम ले लिया तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने सेम ले लिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इन तीनों में से अगर आप आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या बनेगा, ऑप्शन डी, यानी कि तमाम का जो सेम टेम्परेचर वॉल्यूम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन डी लिख देता हूँ। तो ये बेटे कुछ एमसीक्यू भी थे इससे रिलेटेड। आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोर्ड में एज लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन चांसेस बड़े कम हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये बार बार आ चुका है। तो आपने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर था। अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, डेली का काम डेली कीजिए, अपने घर वालों को शो कीजिए कि आप पढ़ते हैं बैठ के घर पे भी, ठीक है। घर से बाहर नहीं जाइए, घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें और नमाज ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला से अपने बेहतर रिजल्ट्स के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से ये जो मुश्किलात हमारे मुल्क पे आई हुई हैं इनके लिए भी दुआ करें और अपने बड़ों का अदब करें, छोटों से बड़े प्यार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।